आज हम आपको ले आए हैं एक ऐसी जगह जिसे बुक कैफे कहा जाता है। हमारे आधुनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं ये बुक कैफे, जहां आप एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ एक अच्छी किताब का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बुक लवर्स को और क्या चाहिए। आज के हमारे पद में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही शख्सियतों की जिन्होंने अपने साहित्यिक योगदान के माध्यम से और भाषाओं के प्रति उनके योगदान के माध्यम से हमारे जीवन को समृद्ध किया है, और इसलिए वे बने हैं हमारे पद में। तो आइए सुनाते हैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां हमारे पद में। हाथ में चाय का कप और पास में किताब, और वो भी अपने पसंदीदा कहानीकार प्रेमचंद जी की किताब। ये सुहावना वक्त किताबों की दुनिया में बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे किताबें लिखने वाले वे लोग खासकर जो बहुत लुप्त होती भाषाओं को आगे ला रहे हैं, उनका योगदान भी बेहद सराहनीय है। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको शायद हमें याद हो कि हमारी दादी नानी उस भाषा में बात करती थी, लेकिन आज वो भाषा हम लोग नहीं बोलते हैं। ऐसे में अगर उन भाषाओं को कोई साहित्यकार सामने ला रहे हैं तो वाकई बेहद सराहनीय काम करते हैं। जैसे डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह अवधी भाषा में लिखती हैं आप, और अवधी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में आपने जाने कितनी ही रचनाएं लिख डाली हैं। उपन्यास, कविताओं के साथ साथ विशेष रूप से राम कथा के बहुत से ऐसे प्रसंग भी आपने अपनी रचनाओं में शामिल किए हैं जिनके बारे में हम आप जानते भी नहीं हैं। अवधी भाषा जानने का प्रयास तो करिए, कितना कुछ है हमारी इन लोक भाषाओं में जिन्हें डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जैसे साहित्यकार सामने ला रहे हैं, सहेज रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, और इसीलिए पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। अवधी लोक साहित्य को जनमानस तक सहजता से पहुंचाने वाली लेखिका डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह साहित्य जगत के लिए एक जाना पहचाना और सम्मानित नाम है। हिंदी और लोक भाषा में कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास और लोकगीत साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जो उनकी कलम से अछूती हो। डॉक्टर विद्या की लेखनी में हमेशा भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार की झलक देखने को मिलती है। साहित्य साधना के साथ कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से लंबे समय तक संबद्ध रहीं। पहले प्रधान संपादक, फिर उपनिदेशक और फिर संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई। कविताएं तो एक बैठकी में हो जाती हैं, और कविताएं जब मैं किसी अवसाद की स्थिति में होती हूँ तभी लिखती हूँ। ये शुरू से ही रहा। एक दो कविताएं ऐसी हैं जो किसी पर्व त्यौहार पर लिखी, खुशी के माहौल की। बाकी जब भी मन उदास होता था, कोई भी मन को कहीं से भी ठेस लगती थी या दूसरे की पीड़ा देखती थी और मन द्रवित होता था, तब कविताएं लिखती थी। कहानियाँ भी इसी तरह, कभी अपने मन का दर्द, कभी अपने आसपास घटती हुई घटनाओं को देखती थी, उससे लिखने लगी। सोने का समय अपना वो अपने लेखन को देती रही है। और मैं बार बार तुलसीदास जी की याद करती हूँ, उनकी रचनाओं को, कि डासत ही गई बीत निशा, कबहू न नाथ नींद भर सोयो। आज भी मैं पूरी नींद नहीं सो पाती। बहुत कुछ अभी मन में है, उसे व्यक्त करना है समाज के लिए, पाठकों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आज तो जो संचार माध्यमों की एक बाढ़ आ गई है, इसमें पुस्तकें उपेक्षित हो रही हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि पुस्तकों का जो चिरस्थायी स्वरूप है उसका महत्व कभी नहीं घटेगा। इसलिए लिखना चाहिए। हम अपनी लिखित थाती वर्तमान पीढ़ी को सौंप के जाएंगे। आगे ये उनका दायित्व है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को वो थाती आगे बढ़ाते हुए सौंपें। डॉक्टर विद्या की कृतियों के जो भी चरित्र गढ़े जाते हैं वे आम भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर विद्या के साहित्य में प्रभु श्री राम मुख्य पात्र रहे हैं। अपनी रचनाओं में राम और सीता को सहज भाव से चित्रित कर राम कथा के कई अनसुने प्रसंगों को सहेजने का काम भी उन्होंने किया। उनकी अब तक 118 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जो हिंदी और अवधी भाषा में हैं। हम लोग
एक गांव से बिलोंग करते हैं, और जब बुआ को ये हमें पता चला कि बुआ को ये पद्मश्री का पुरस्कार मिल रहा है तो इतनी खुशी हुई, ऐसा लग रहा था कि क्या ये सच में है संभव, इस परिवार में एक ऐसा नाम आया और इतना सम्मान, इतना बड़ा सम्मान। और हम लोग इतने खुश थे। रात के समय हमें न्यूज़ मिली थी और इतने एक्साइटेड थे। उसी टाइम मिठाई आ गई थी कि अब बांटना है। और जब मुझे सुनाई दिया तो मुझे लग रहा था, मैं बाबा के पास खड़ी थी और मुझे लग रहा था कि बुआ ने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिल रही है। मुझे लग रहा था कि परिवार में बुआ हैं, सपोर्ट में आगे खड़ी हैं और हमें रास्ता दिखाई हैं, और हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। रास्ता बुआ ने खोल दिया था हम लोगों के लिए। उस टाइम बहुत खुश हुए थे हम सब भाई बहन, सब लोग, सब पूरा परिवार बैठा हुआ और खूब एक्साइटेड। इतनी सारी बधाइयाँ हमें मिल रही और बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर विद्या के लिखे उपन्यासों में अंधेरे के दीप, फूलकली, शिवपुर की गंगा आदि प्रमुख हैं। कविता संग्रह में सच के पांव, अमर वल्लरी, कांटों का वन जैसी रचनाएं हैं। लोक साहित्य से जुड़ी रचनाओं में अवधी लोकगीत का समीक्षात्मक अध्ययन, अवधी लोक नृत्य गीत, उत्तर प्रदेश की लोक कलाएं आदि रचनाएं हैं। डॉक्टर विद्या जी साहित्य सेवा के लिए अनेक सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। अपने साहित्यिक कार्यों से हिंदी और अवधी भाषा को सशक्त करने वाली डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये किताब राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करती है और इसे देखकर मुझे लगता है कि जो लोग अपनी संस्कृति को किताबों के माध्यम से संरक्षित करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं वो। जैसे हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के विद्यानंद सरेख, आपने अपने सिरमौरी लोकगीत संगीत के साथ साथ करियाला नाट्य मंचन के साथ साथ सिरमौर बोली में कितने ही बुक्स के अनुवाद भी किए हैं, जिनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं भी शामिल हैं। इतने पहाड़ी गीत लिखे हैं आपने, 1000 से अधिक, जो बहुत प्रसिद्ध हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। यही नहीं बल्कि आपने अपनी पहाड़ी संस्कृति के लिए अपना शिक्षण कार्य छोड़कर इसी को संरक्षण में अपना जीवन लगा दिया। कितनी पुस्तकें, कितनी शोध पुस्तकें भी आपने प्रकाशित कर दी हैं ताकि लोग, दुनिया उनके बारे में, उनकी सिरमौरी बोली, सिरमौरी संस्कृति के बारे में जान सके। इतना व्यापक स्तर का प्रयास किया है आपने, तभी तो सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजकर सम्मान भी दिया है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, कला और संस्कृति में समृद्ध। यहाँ की लुप्त होती लोक परंपरा, लोक साहित्य और लोक संगीत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं साहित्यकार, कलाकार विद्यानंद सरेख। सिरमौर जिले के विद्यानंद सरेख के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। माँ ने करियाला मंचन और सिरमौरी गीत संगीत से परिचय कराया और 4 वर्ष की उम्र से ही संस्कृति से जुड़ाव की यात्रा प्रारंभ हो गई, जो आज भी अनवरत जारी है। आर्थिक तंगी के कारण कठिनाई से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की और शैक्षणिक कार्य में जुट गए, परंतु कुछ परिस्थितियों के चलते शिक्षण कार्य छोड़ना पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक यात्रा जारी रही। 34-35 पुस्तकें मैंने जो संकलित की है, जो हाथ से लिखी है, कुछ छपी भी है, और वो काफ़ी भी 1000 से ज़्यादा गीत जो है, पहाड़ी गीत, उसकी धुनें भी वो तैयार की और पहाड़ी हिंदी की कविताएं भी लिखी है। तो उनमें से जो मेरी जो विशेष पुस्तकें थी, जिसको मैं एक आवश्यक भी समझता हूँ, वो गीता का अनुवाद था। 18 अध्याय गीता का अनुवाद किया। रविंद्रनाथ टैगोर की आँख की किरकिरी उपन्यास को करियाला शैली में उतारा है। इसी तरीके से वेदों पर काम कर रहा हूँ। अभी मैंने श्याम वेद पर जो है ना, वो क्या कहते हैं, सिरमौरी में लिखना शुरू कर दिया और लगभग आधे से ज़्यादा श्याम वेद का हिस्सा मेरा पूरा हो गया है। आज ये मेरा पूरा फोकस संस्कृति पर है कि हम लोग संस्कृति के लिए डेप्थ पे काम करें। कुछ रिसर्च स्कॉलर आते हैं PhD करने, उनको भी मैं सहयोग देता हूँ और फिर स्कूलों में जा कर के मैं वहाँ पर बच्चों को अपने प्रयास से कोशिश करता हूँ। अगर सरकार इसके लिए प्रयास करे तो और बढ़िया है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि उनको लोक संस्कृति के
जो कानून कायदे और उसकी जो उसकी अतीत है उसके बारे में, और आज प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें आकर्षण के लिए हम क्या प्रयास किए, ये सारा जो कार्य है 22 वर्षों से चूड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल और आसरा जैसी संस्थाएं जो मेरे साथ जुड़ी है और जोगिंदर हाबी और उनकी जो टीम है उनके ऊपर मैं वो सारा प्रैक्टिकल रूप से काम भी करता रहा और उनका सहयोग भी मिला। द कल्चर इरिगेट्स द रूट्स ऑफ द नेशन, देश की जड़ों को, राष्ट्र की जड़ों को संस्कृति सींचती है। संस्कृति को सींचेंगे तो हमारा राष्ट्र फूलेगा फलेगा, अखंड राष्ट्र बढ़ेगा और विश्व में जैसा आज नाम कमाता चला जा रहा है और आगे बढ़ेगा। लोक संस्कृति के कार्यों में जुटे विद्यानंद सरैक हिमाचली संस्कृति और लोक विधाओं पर कई पुस्तकें और शोध पुस्तकें लिख चुके हैं। उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का सिरमौर बोली में अनुवाद भी किया। उनके लिखे 1000 से अधिक पहाड़ी गीत बेहद लोकप्रिय हैं। वे कई नाटकों का मंचन भी कर चुके हैं। इन्हें तो जन्मजात क्वालिटीज है, हेरिडिटी नहीं है, जन्मजात इनके अपने ईश्वर कृपा है। होनहार विद्वान के होते चिकने पात, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेड्यूल बिफोर। जब हम इकट्ठे पढ़ते थे तभी से ये इनमें ऐसी कुछ ईश्वर कृपा थी कि ये टूर्नामेंट में, नाटक में, लेख क्रिया में हर तरह से प्रवीण थे। ईश्वर की कृपा, इनकी कुर्बानी, पद्मश्री मिलना हिमाचल प्रदेश के इस इंटीरियर में हमारे लिए, सबके लिए बड़े गर्व की बात है। करियाला लोक नाटक ऐसी विधा है जिसमें कलाकार नृत्य, गायन, नौटंकी के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को बड़ी ही गहराई से प्रस्तुत करते हैं। राज्य भाषा कला संस्कृति अकादमी, पहाड़ी भाषा समिति के सदस्य रहे विद्यानंद सरैक लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत कई सम्मान हासिल कर चुके हैं। पहाड़ी लोक साहित्य के खजाने को संरक्षित करने वाले विद्यानंद सरैक को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मेरा वक्त तो चला है एक ब्रेक लेने का, तो मैं भी लेती हूँ एक ब्रेक और आपसे मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहें हमारे पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। कितनी समृद्ध है ना किताबों की दुनिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाओं की किताबें, जैसे पियर बोर्दाज की वैंग, ले पोर्टे d'Occident, les Aigles d'Orient, फ्रेंच किताब है ये। हम सब विदेशी भाषाओं के प्रति तो रुझान रखते हैं, लेकिन हमारे देश की भाषाएं, हमारी लोक भाषाएं, हमारी मातृभाषा, उनके प्रति भी तो संजीदगी जरूरी है ना। और इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है मेघालय की डॉक्टर बदापलिन वार। वैसे तो लंदन से वो लैंग्वेज साइंस में डिग्री लेकर आई, लेकिन अपने देश लौटी, अपने क्षेत्र में गई और अपनी लोक भाषा खासी को लेकर संजीदगी से काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने कितनी संस्थाएं भी बनाई ताकि खासी भाषा लोगों के बीच लोकप्रिय हो, लोग इसका अध्ययन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खासी भाषा का उन्होंने प्रसार भी किया है और अपने इन्हीं प्रयासों के कारण डॉक्टर बदापलिन वार ने पाया पद्मश्री का सम्मान। देश के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का खासी समुदाय जो खासी भाषा बोलता है, 2012 से पहले इस भाषा को बोलने वालों की संख्या इतनी कम थी कि यूनेस्को को इसे लुप्तप्राय भाषा की सूची में डालना पड़ा। प्रोफेसर बदापलिन वार जैसे साहित्यकार और शिक्षाविदों के वर्षों के संघर्ष का ही परिणाम है कि 10 लाख लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस भाषा को 2012 में यूनेस्को ने सुरक्षित भाषा का दर्जा दिया। प्रोफेसर बदापलिन वार ने अपना पूरा अध्ययन और अनुभव खासी भाषा के संरक्षण को ही समर्पित कर दिया। शिलांग में जन्मी प्रोफेसर बदापलिन वार बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी।
अंग्रेजी और भाषा विज्ञान में एमफिल करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी की, लेकिन विदेश में बसने की बजाय इन्होंने स्वदेश वापसी की और 1983 में पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय के खासी विभाग से जुड़ गयीं और तब से यहीं अपनी सेवाएं दे रही हैं। Actually, I came from a family. मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे माता पिता दोनों को किताबों में बहुत रुचि थी और वे पढ़ाई को बहुत महत्व देते थे। मेरी माँ पढ़ने की शौकीन थी और उन्होंने बहुत सारी किताबें एकत्र की थी और हमारे घर में एक कमरा था जहाँ हम किताबें रखते थे। मुझे बहुत छोटी उम्र से ही किताबें पढ़ने में रुचि थी। पद्मश्री की जब घोषणा की गई तो मैं बहुत खुश थी। साथ ही मैं भारत सरकार की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के काबिल समझा। यह पुरस्कार मिलना एक तरह से न केवल मेरे काम का सम्मान है बल्कि ये खासी भाषा का भी सम्मान है। जब मुझे यह पुरस्कार मिला तो मैं बहुत भावुक हो गई थी क्योंकि यह पहली बार है कि जब हमारी भाषा को इतने ऊंचे स्तर पर मान्यता मिली है। मैं आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ। प्रोफेसर बार अन्य जिम्मेदारियां निभाते हुए भी खासी भाषा की समृद्धि और संरक्षण में हमेशा जुटी रही। सोसाइटी फॉर खासी स्टडीज, द ट्राइबल लिटरेरी फोरम ऑफ इंडिया और शिलोंग एकेडमिक सोसाइटी की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर बार खासी भाषा विज्ञान, साहित्य और संस्कृति और अनुवाद के विशेषज्ञ हैं। उनकी कई पुस्तकें और रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सम्मेलन और सेमिनार्स के माध्यम से वे खासी साहित्य के प्रसार में भी जुटी हैं। शिक्षाविद के रूप में आपने कई विद्यालयों के निर्माण में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। As a daughter, I would have to say, एक बेटी के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी माँ हमेशा कड़ी मेहनत करने वाली महिला है। वो बहुत मेहनती हैं। उन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके पास जो भी समय रहता है वो उसका भरपूर सदुपयोग करती हैं। उनके पास जो भी काम रहता है वो उसे पूरे दिल से संभालती हैं। वो मेरे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो पूरी तरह से उनकी हकदार है क्योंकि मैंने देखा है कि वो किसी भी चीज के लिए कितना प्रयास करती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया है। हमें विश्वास नहीं हुआ जब हमें पता चला कि मेरी माँ को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने जो कड़ी मेहनत की उसके लिए वो इस पुरस्कार की हकदार हैं। प्रोफेसर बदापलिन बार, द लिंग्विस्टिक एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और द ट्रांजैक्शन ऑफ फिलोलॉजिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की सदस्य और मेघालय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए खासी पेपर के पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय लोक भाषा सम्मान समेत कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी प्रोफेसर बदापलिन बार को खासी भाषा, उसकी साहित्य और संस्कृति को संरक्षित करने और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ढेरों शुभकामनाएं। मैं पढ़ रही हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। कहानी याद है आपको, जहाँ पर एक बंदर राजा के सोते हुए मक्खी मारने के चक्कर में नाक काट देता है। हम सब ये कहानियाँ सुनकर ही बड़े हुए हैं कि जरा सोचिए उन समुदायों के बारे में जिनका अपना लोक साहित्य इतना विकसित नहीं है, जहाँ उनके अपने साहित्य में बच्चों को कहानियाँ सुनने को मिल सकें। लेकिन कालीपद सरेन जैसे साहित्यकार जो शिक्षाविद भी रहे हैं, उनके ही प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है, विशेषकर संथाली समुदाय के लिए। उन्होंने संथाली भाषा के साहित्य, लोक साहित्य के साथ साथ उनके उपन्यास, लघु कथा, निबंध, कविता संग्रह इत्यादि इतना काम किया संथाली भाषा में कि एक बहुत समृद्ध साहित्य तैयार हो गया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने इन कहानियों के माध्यम से जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं संथाली समुदाय के, उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया। एक शिक्षाविद, एक साहित्यकार, लेकिन जो योगदान आपने इस समुदाय को समृद्ध बनाने में दिया, उसी को देखते हुए आपने हासिल किया पद्मश्री का सम्मान। प्रवृत्ति से शांत और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित संथाल समुदाय, जिसे यदि आदिवासी समाज में सबसे पढ़े लिखे समुदाय के तौर पर पहचान मिली है, तो इसके पीछे कालीपद सरेन जैसे शिक्षाविद, समाजसेवी और साहित्यकारों के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने संथाल समाज को निरक्षरता और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई।
संथाल समाज में उन्हें खेरवाल सरेन के नाम से जाना जाता है। 1984 में कोलकाता से राजनीतिक विज्ञान में डिग्री लेकर मार्शल गोंटा संगठन की नींव रखी। संथाली मासिक पत्रिका रिमिल की शुरुआत की। आजीविका के लिए भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करते रहे, लेकिन संथाल समुदाय के कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति हमेशा समर्पित रहे। मुझे बचपन से ही संथाली भाषा और साहित्य में बहुत रुचि थी। मैं हमेशा सोचा करता था कि इस भाषा में कैसे सुधार हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा संथाल समाज मुख्य रूप से गरीब वर्ग का है और वहाँ सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने सोचना शुरू किया कि हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है, हमारे साहित्य का विकास कैसे होगा। कुछ समय बाद हमने सोचा कि पहले हमें अपनी संथाली पत्रिका प्रकाशित करनी चाहिए। मैं हमेशा खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक के रूप में व्यस्त रखता हूँ। कुछ सालों पहले जब मैं कोलकाता में अपने दोस्तों से मिला तो हमने एक संगठन की शुरुआत की। यह संगठन एक मासिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस पत्रिका को तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो इस पत्रिका को कैसे पढ़ेंगे। फिर हमने एक नाटकीय क्लब का आयोजन किया। ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हमने नाटक का मंचन करना शुरू किया। इस तरह से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अपने समाज की कमियों का एहसास हो और वो समझ सकें कि इन कमियों को दूर कर कैसे संथाल समाज को विकसित किया जाए। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और मैं अभी भी लोगों को हमारे समुदाय के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कालीपद सरेन ने साहित्य, नाटक, कविता, उपन्यास, लघु कथा, निबंध और गीत लेखन से संथाली भाषा का उत्थान किया। साथ ही संथाली भाषा की प्रमुख पत्रिका पश्चिम बांग्ला, खेरवाल जारपा, कुहू, सिली और टेत्रे को अपनी साहित्यिक समझ और चिंतन से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कई पुस्तकें विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। 1990 में कोलकाता में खेरवाल रंगमंच क्लब की स्थापना कर बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के संथाल परगनों में अपने नाटकों का मंचन कर संथाल समुदाय की निरक्षरता, रूढ़ियों और भ्रांतियों को दूर करने के लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहे। कालीपद सरेन एक लोकप्रिय संथाली लेखक हैं। उनका असली नाम कालीपद सरेन है, लेकिन संथाल समुदाय में लोग उन्हें खेरवाल सरेन कहकर बुलाते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी रचनाएं नाटक, रंगमंच से संबंधित होती हैं और उनकी रचना में संथाल समुदाय के दुख, सुख और पीड़ा का वर्णन किया गया है। वह पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय हैं। उन्होंने संथाल साहित्य का विकास किया है और उनके लेखन ने समुदाय से अंधविश्वास और बाल विवाह को दूर किया है। उनके लेखन के कारण ही आज संथाल समुदाय विकसित हुआ है। इसलिए हमें अपने आदरणीय लेखक कालीपद सरेन पर गर्व है। So we are proud of our respected author. दरअसल संथाली समुदाय मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इनकी स्वयं की मान्यता प्राप्त लिपि ओल चिकी है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इस समुदाय से जुड़े लोग मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में निवास करते हैं और मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई सम्मान से सम्मानित कालीपद सरेन को संथाल समुदाय की भ्रांतियों को दूर कर उनके साहित्य और संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं। मैं तैयार हूं अपनी पुस्तकों के साथ। आप भी तैयार हैं साहित्य की दुनिया में कदम रखने के लिए? जरूर जुड़िए अपनी भाषाओं, अपने लोक साहित्य के साथ। हमारे पद में आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ और शख्सियतों की कहानियां लेकर जो अपने प्रयासों से हमारे आपके जीवन को रोशन करते आ रहे हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।